तो आपकी अगली कहानी है टोपी शुक्ला, जो कि संचयन की पुस्तक में है आपके। तो कहानी की शुरुआत मैंने आपको कर दी थी, अब मैं कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। इस कहानी के दो चरित्र हैं, एक है बलभद्र नारायण शुक्ला, इन्हें टोपी कहा गया है, और दूसरे हैं सैयद जरगाम मुर्तुजा, इन्हें इफ़न कहा गया है। इफ़न के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन भी हिंदुओं का छुआ नहीं खाते थे, परंतु वे जब मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश जो है वो करबला ले जाई जाए। तो जो इफ़न के पिता थे सैयद मुर्तुजा, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि जब वो मरे तो उनकी लाश को करबला, जो कि एक मुस्लिम का एक पवित्र स्थान है जहाँ इमाम हुसैन को दफनाया गया था। बहुत से लोग अपने आप को वहाँ पे दफनाने की बात कहते हैं, परंतु यहाँ पे इफ़न के पिता ने ऐसे कुछ नहीं कहा था। हाँ, परंतु वो हिंदू के घर का, जैसे कि मुस्लिम जो होते हैं वो हिंदुओं के घर का नहीं खाते और हिंदू जो होते हैं वो मुस्लिमों के घर का नहीं खाते। तो ये पहले के समय में ऐसा होता था। वो एक हिंदुस्तानी थे, तो हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में ही दफन किए गए। इफ़न की परदादी भी हिंदुओं का छुआ नहीं खाती थी, वो बड़ी नमाजी बीवी थी, और उनके इकलौते बेटे को जब चेचक निकली तो वो चारपाई पे खड़े होकर के अपने प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि वो उसे बचा ले। तो एक चारपाई के पास एक टांग पे खड़ी होकर बोली कि माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दियो। वे पूरब की रहने वाली थी और 9 से 10 बरस की आयु में ब्याह करके वो लखनऊ आई। जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही, और इफ़न की छठी और मुसलमानी पर उन्होंने जी खोलकर जश्न भी मनाया। तो यहाँ पे इफ़न और टोपी की कहानी में उनके घर के बारे में बताया गया है। इफ़न की जो दादी थी वो लखनऊ की रहने वाली थी, और दादाजी जब मरे तो उनको करबला ले जाकर दफनाया गया, परंतु जब इफ़न के पिता मरे तो उन्होंने साफ कह दिया था कि मुझे करबला नहीं ले जाया जाए, मैं हिंदुस्तान में मरा हूँ, मैं हिंदुस्तान में ही दफन होऊंगा। और वो हिंदुओं के घर का छुआ नहीं खाते थे, और इफ़न की दादी भी हिंदुओं के घर का छुआ नहीं खाती थी। ठीक है, तो अब मैं कहानी को और आगे बढ़ाती हूँ। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, पर एक ज़मींदार की बेटी थी और दूध घी मक्खन खाती थी। पर जब वो लखनऊ आई तो उनकी शादी मौलवी साहब से हो गई। यहाँ इफ़न की दादी के बारे में बात हो रही है। तो अपने घर में बहुत घी मक्खन खाने वाली मौलवी के घर जब आई तो वहाँ पे उन्हें बड़ी कमी में गुजारा करना पड़ा, इसलिए जब वो अपने घर जाती तो लफर शफर करके घी मक्खन खाया करती थी, और जब अपने वापस ससुराल आती तो उसे मौलवीन बन जाना पड़ता। ससुराल में उनकी आत्मा हमेशा बेचैन रहती थी। जब मरने लगी तो अपने बेटे से पूछा कि लाश करबला जाएगी या नज़फ, तो बिगड़ गई। तो बोली, ए बेटा, जौन तू से हमरी लाश न संभाली जाए तो हमरे घर भेज दियो। तो जब इफ़न की दादी से पूछा गया कि आपकी लाश को कहाँ ले जाया जाएगा, ये बता दीजिए, करबला या नज़फ, तो दोनों ही पवित्र स्थान थे। तो दादी ने थोड़े गुस्से से चिढ़कर बोला कि अगर तुमसे मेरी लाश को संभाला ना जाए तो मेरे मायके भेज देना। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें याद भी नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले तो कराची चले गए हैं और घर कस्टेडियन का हो चुका है, तो सरकारी तौर से उस पर सरकार का हक हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कहाँ याद रह सकती। तो अपने घर के बारे में उन्हें कुछ याद नहीं था, क्योंकि उनकी मृत्यु उनके सामने थी। हाँ, बचपन की कुछ यादें उनके मन में अभी भी थी। उस वक्त मनुष्य अपने सबसे खूबसूरत सपने देख रहा होता है, एक कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। तो मरने से पहले ऐसा होता है, कथाकार का कहना है कि हम अपने खूबसूरत यादों की ओर, अपने बचपन की यादों की ओर चले जाते हैं, अपने माँ पिताजी के घर चले जाते हैं, अपने गांव चले जाते हैं। इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आने लगा। उस घर का नाम कच्ची हवेली था, और कच्ची हवेली की वह मिट्टी की बनी थी। तो कच्ची हवेली उनके घर का नाम था, और वो कच्ची हवेली की मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो कि उनके मायके में लगा हुआ था। दूसरा कि उन्हें वह बनारस के फातमैन में दफन की गई। दूसरा, उन्हें दशहरी आम, पहले बीजू पेड़ याद आया, और दूसरा उन्हें अपने हाथ से भी लगाया था, और उन्हीं की तरह वो बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीज़ें याद आ रही थी। इन चीज़ों को छोड़कर भला वो करबला या नसफ कैसे जा सकती थी। तो उन्हें अपने मायके जाने की सूझ पड़ी, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मेरे लाश को तुम मेरे मायके भेज देना। वो बनारस के फातमैन में दफन की गई, क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। और इफ़न स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया। इफ़न की दादी बीबी कही जाती थी। तो यहाँ इफ़न की दादी की मृत्यु के बारे में बात हो रही है। इफ़न की दादी को बीबी कहा जाता था, और इफ़न की दादी को फातमैन में दफन किया गया था।
इफ़न तब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और अपनी छोटी बहन नुज़त से भी था, परंतु दादी से वो ज़रा ज़्यादा प्यार किया करता था। दादी, नानी इनसे बच्चों को काफ़ी आकर्षण रहता है। अम्मी तो कभी-कभार मार देती थी, डाँट देती थी। बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी-कभार घर को ही कचहरी समझकर गुस्सा करने लगते थे। नुज़त भी जब मौका मिलता तो उसकी कॉपियों में तस्वीर बनाती, कॉपियाँ फाड़ देती। बस एक दादी थी जो कभी भी इफ़न का दिल नहीं दुखाती थी। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, बहारा बुर्ज, अमीर हमज़ा, गुलाब कावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला, रानी की कहानियाँ सुनाया करती थी। सोता है संसार जागता है पाक परवरदिगार, आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। तो इस तरह से उसकी जो दादी है उसे कहानी सुनाया करती थी। दादी की भाषा पर वह कभी भी नहीं मुस्कुराया, उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते और जब वो दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। आ मोरा का है बेटा, अनपढ़ गंवारन की बोली तू काहे को बोले लग्यो, तू अपने अब्बा की ही बोली बोलो। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। ताऊ बादशाह का कि हिसकी तुरंते एक ठो हिरन मार लिया बाबा। ये उनकी पूर्वी भाषा थी। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई देती थी। अपनी दादी से तो उसे नफ़रत ही नफ़रत मिलती, जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। तो इफ़न को और इफ़न की दादी को काफ़ी पसंद किया करता था टोपी। टोपी शुक्ला को इफ़न की दादी की भाषा बहुत अच्छी लगती थी, परंतु इफ़न की दादी की जो भाषा थी वो इफ़न के पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, इसीलिए वो इफ़न को डांटते थे कि तुम अपनी दादी की तरह मत बोलना। तो उनकी दादी बोलती थी तुम गँवार की, जो मैं गँवार हूँ, अनपढ़ हूँ, मेरी भाषा मत बोला करो, अपने पिताजी की तरह भाषा बोला करो ताकि वो खुश रहे। तो इफ़न और टोपी की दोस्ती काफ़ी गहरी थी। यहाँ पे टोपी जो है वो इफ़न के घर भी आया करता था और उसकी दादी की बोली जो है वो टोपी के दिल में उतर गई थी और काफ़ी उसे पसंद भी आती थी। तो यहाँ इफ़न और टोपी की जो है काफ़ी गहरी दोस्ती थी। अब कहानी मैं यहीं तक समाप्त करती हूँ। आगे की कहानी मैं अगली वीडियो में पोस्ट करूँगी। धन्यवाद।